दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मशहूर कहानी जो ख्वाब, ख्वाहिश, फ़रेब और कुर्बानी की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। कहानी का उन्वान है आर दी नेकलेस। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो सिर्फ खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास कुछ और न था। आइए वक्त को पलटा देते हैं, एक पुराने पेरिस के घर की तरफ रुख करते हैं। मैडम मेटल्टा लोजियल उन खूबसूरत और दिलकश लड़कियों में से एक थी जो जैसे तकदीर की गलती से कारीगर तबके के एक खानदान में पैदा हो गई थी। उसके पास ना जहेज था, ना किसी किस्म की तवक्कुआत, ना कोई ऐसा जरिया कि कोई दौलतमंद और बाइज्जत मर्द उसे पहचाने, समझे, उससे मोहब्बत करे और उससे शादी करे। चुनांचे वो वजारत तालीम के एक छोटे से क्लर्क के साथ ब्याह दी गई। उसके ज़ौक़ सादा थे क्योंकि वो महंगी चीज़ें कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। वो ऐसी उदासी महसूस करती जैसे किसी कमतर शख्स से शादी कर ली हो। कहा जाता है औरतों का कोई तबका या ज़ात नहीं होती, उनकी खूबसूरती, नरमी और दिलकशी उनका अस्ब नस्ब होती है। उनकी कुदरती नफासत, फितरी वकार और जहानती उनकी असल शिनाख्त होती है, जो एक झोंपड़ी में पली लड़की को भी किसी आला खानदान की औरत के बराबर ला खड़ा करती है। वो हमेशा दुख में मुब्तला रहती, ये महसूस करते हुए कि जैसे वो आसाइश और नरमी के लिए पैदा हुई हो। वो अपने घर की गुर्बत से अफसरदा रहती। उसकी बेरौनक दीवारें, पुरानी कुर्सियाँ, बदसूरत पर्दे, ये सब चीज़ें जिन्हें उसके तबके की दूसरी औरतें शायद महसूस भी ना करती, उसे सताती और जिसे वो अपनी तौहीन समझती। वो अक्सर तसव्वुर करती खामोश बरामदे जिनमें मशरकी तर्ज के बाहरी पर्दे झूल रहे हो, कांसी के ऊंचे शमदानों में मशले रोशन हो और दो नौकर अपने घुटनों तक पाजामे पहने बड़े आरामदा कुर्सियों में ऊँघ रहे हो, जैसे चूल्हे की गर्मी से बेहोश हो। वो तसव्वुर करती आलीशान ड्राइंग रूम्स जिनकी दीवारों पर कदीम रेशम के पर्दे लटक रहे हो, कीमती नवादरात से सजी नफीस फर्नीचर और छोटे मगर खुशबूदार कमरे जो खास करीबी और मशहूर मेहमानों की छोटी महफिलों के लिए हो। ऐसे मर्द जिन्हें सब चाहते हो, जिनकी तवज्जो हर औरत हासिल करना चाहती हो, लेकिन हकीकत तसव्वुरात की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी। जब वो अपने शोहर के साथ उस पुराने 3 दिन से पड़े टेबल वाले गोल मेज पर बैठती और शोहर खुश होकर सूप का ढक्कन उठाकर खुश हो जाता, तो वो तसव्वुर में चली जाती और ख्याल करती कि जैसे वो चमकते हुई चांदी के बर्तनों में लजीज खाने खा रही हो। उसके पास ना कपड़े थे, ना जेवरात, और यही वो चीज़ें थी जिनसे वो मोहब्बत करती थी। उसे लगता था कि वो उनके लिए बनी है। वो दिलकश बनना चाहती थी, चाही जाने वाली, वो औरत जिसे सब दे के चाहे सर आंखों पर बिठाए। उसकी एक पुरानी दौलतमंद सहेली थी, एक स्कूल की दोस्त, जिसके यहाँ वो इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वापसी पर दिल की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। वो हसरत के मारे दिनों तक रोती रहती, अफसोस करती और मायूस हो जाती। एक शाम उसका शोहर खुशी से चमकता हुआ घर आया। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है। उसने जल्दी से कागज फाड़ा और एक छपा हुआ कार्ड निकला जिस पर यह लिखा था, वजीर तालीम और मोहतरमा रामपोनो की जानिब से जनाब मोहतरमा लौजेल को 18 जनवरी की शाम वजारत में मदऊ किया जाता है। मगर शोहर की उम्मीद के बरखिलाफ वो खुश होने के बजाय तेजी से वो दावतनामा मेज पर फेंक कर बोली, इसका मैं क्या करूं? शोहर ने प्यार से कहा, मैंने सोचा तुम खुश हो जाओगी, तुम तो कभी बाहर नहीं जाती और ये एक खास मौका है। बड़ी मुश्किल से ये दावतनामा मिला है। सब इस दावत में जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स में सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा पाते हैं। इस प्रोग्राम में आम क्लर्कों को कम जाने का मौका मिलता है, वहां बड़े बड़े लोग होंगे। उसने गुस्से से शोहर की तरफ देखा और बेसब्री से बोली, मैं ऐसे मौकों पर पहनूंगी क्या? उसने कपड़ों के बारे में कभी सोचा ही न था। वो अकलाते हुए बोला, अरे वही लिबास जो तुम थिएटर में पहनती हो, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो रुक गया, हैरत ज़दा और बिल्कुल बेबस हो गया जब उसने देखा कि उसकी बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। 2 बड़े बड़े आंसू आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के किनारों से निकलकर ओंठों की तरफ बह रहे थे। क्या हुआ तुम्हें, क्या बात है? वो परेशान होकर बोला, लेकिन उसने अपने दुख पर काबू पाया और अपने गीले रुखसारों को पोंछते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा, कुछ नहीं, बस ये कि मेरे पास पहनने को लिबास नहीं है, इसलिए मैं इस दावत में नहीं जा सकती। तुम ये दावतनामा किसी ऐसी बीवी वाले दोस्त को दे दो जो मुझसे बेहतर हालत में हो। ये सुनकर वो दिल शिकस्ता हो गया। उसने पूछा,
ऐसा लिबास जो इन तकरीबात में पहनने के लायक को कितने का मिल सकता है। वो चंद लम्हों तक सोचती रही, कीमतों का अंदाजा लगाती रही। आखिरकार उसने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन शायद 400 फिरांग में काम हो जाए। ये सुनकर वो थोड़ा जर्द पड़ गया, क्योंकि यही वो रकम थी जो वो एक बंदूक के लिए बचा रहा था, इस इरादे से कि अगली गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ चिड़ियों के शिकार पर जाएगा। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांक दे दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि वाकई अच्छा लिबास ले लेना। दावत की तारीख करीब आती जा रही थी और मैडम लोजियल उदास, बेचैन और फिक्रमंद दिखाई देती थी। थाम उसका लिबास तैयार हो चुका था। एक शाम उसके शोहर ने उससे कहा, क्या बात है, तुम पिछले 3 दिनों से परेशान लग रही हो। उसने कहा, मैं सख्त परेशान हूं कि मेरे पास जेवरात नहीं है, एक पत्थर भी नहीं पहनने के लिए। मैं बिल्कुल आम सी लगूंगी। मैं तो शायद दावत पर ना ही जाऊं तो बेहतर है। फूल पहन लो, उसने कहा। इस वक्त साल में वो बहुत दिलकश लगते हैं। 10 फिरांग में तुम्हें 2-3 खूबसूरत गुलाब मिल जाएंगे। लेकिन वो कायल ना हुई। कहा, नहीं, अमीरों के बीच में गरीब दिखाई देना जितना जिल्लत आमेज है और कुछ नहीं। उसका शोहर बोला, कितनी बेवकूफ हो तुम, और मशवरा देते हुए बोला, मैडम फॉरेस्टियर के पास चली जाओ, उससे जेवरात मांग लो, तुम दोनों की अच्छी जान पहचान भी है। वो खुशी से चिल्ला उठी, ये तो ठीक है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगले दिन वो अपनी सहेली के पास गई और उसे अपनी परेशानी बताई। मैडम फॉरेस्टियर अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई, एक बड़ा सा डब्बा उठाया, उसे मैडम लोजियल के सामने रखा, खोला और कहा, इनमें से चुन लो। पहले उसने कुछ कंगन देके, फिर एक मोतियों कार, फिर सोने और कीमती पत्थरों से जुड़ा एक किरास, निहायत नफीस कारीगरी का शिकार। उसने जेवरात को आईने में पहनकर देखा, झिझकी, फैसला ना कर पाई कि कौन सा छोड़े कौन सा रखे। बार बार पूछती रही, क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है? हाँ, खुद देख लो, मुझे नहीं मालूम तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आएगा। अचानक उसने एक स्याह डब्बे में एक शानदार हीरे का हार देखा। उसका दिल लालच से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने हार उठाया। उसने वो हार अपनी ऊंची गर्दन वाली कमीज पर पहन लिया और आईने में खुद को देखकर मशहूर हो गई। फिर झिझकते हुए दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? सिर्फ यही एक? हाँ, क्यों नहीं। वो अपनी सहेली के गले लग गई, पागलों की तरह उसे चूमने लगी और हार लेकर रवाना हो गई। दावत का दिन आ पहुंचा। मैडम लोजियल ने वहां खूब धूम मचाई। वो सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी, बावकार, खुश मिजाज और खुशी से सरशार। तमाम मर्द उसे घूर रहे थे, उसका नाम पूछते और तारुफ की ख्वाहिश जाहिर करते। तमाम नायब वुज़रा उसके साथ रक्स करने के ख्वाहिशमंद थे। वजीर ने भी उसे नोट किया। वो जुनून के आलम में नाच कर बेखुद हो गई थी, खुशी से सरशार, अपने हुस्न की फतह में मगन, अपनी कामयाबी पर फख्र में डूबी हुई। ऐसी खुशी के बादल में गुम जिसे हर तरफ से मिलने वाली तारीफ, सताइश और ख्वाहिश ने तश्कील दिया था। रात लम्हा लम्हा सवरती गई, लेकिन वक्त को तो गुजरना होता है, चाहे खुशी का हो या दुख का। जब वापसी का वक्त आया तो वो दिली दिल में खुश थी कि उसने जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा जी लिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची और आईने के सामने आई, हाथ गर्दन तक गया और गायब था। एक झटका जैसे जमीन पांव से निकल गई हो। पलक झपकते में उसकी सांसें रुक गई। अचानक वो चीख उठी। क्या हुआ? उसका शोहर, जो आधा कपड़े बदल चुका था, घबरा कर बोला। वो उसकी तरफ इंतहाई परेशानी के आलम में मुड़ी और कहा, मैंने मैडम फॉरेस्टियर का हार खो दिया है। वो हैरत से उछल पड़ा। क्या? नामुमकिन। उन्होंने उसके लिबास की तहों में, कोट की जेबों में, हर जगह तलाश किया, मगर हार ना मिला। क्या तुम्हें यकीन है कि जब हम वजारत से निकले तो हार तुम्हारे गले में था? उसने पूछा। हाँ, मैंने उसे हाल में छुआ भी था, लेकिन अगर वो रास्ते में गिरा होता तो हमें आवाज तो आती। हाँ, शायद आती। क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया था? नहीं। तुमने ध्यान दिया था क्या? नहीं। वो एक दूसरे को हैरत सकता में देखते रह गए। आखिरकार लोजियल ने दोबारा अपने कपड़े पहने और कहा, मैं उन तमाम रास्तों पर दोबारा जाऊंगा जहां हम चले थे, शायद कहीं हार मिल जाए। और वो चला गया। मैडम लोजियल अपनी शाम की पोशाक में बैठी रही, इतनी कमजोर के बिस्तर पर जाने की भी ताकत ना थी। एक कुर्सी पर बेजान सी, ना कुछ करने की सकत, ना कुछ सोचने की। उसका शोहर सुबह 7 बजे वापस आया। कुछ ना मिला। वो पुलिस स्टेशन गया, अखबारात में इश्तिहार दिया, इनाम का ऐलान किया, तांगे वालों से पूछा। जहां कहीं भी उम्मीद किए हल्की सी किरण नजर आई, वहां वो गया।
वो सारा दिन इसी शशोपंच में गुजारती रही जैसे कोई बहुत बड़ा सानिया उस पर बीत गया हो। तुम्हें अपनी सहेली को खत लिखना होगा, उसने कहा, और कहना होगा कि आर की कफल टूट गई है और तुम उसे मुरम्मत के लिए दे रही हो। इससे हमें कुछ वक्त मिलेगा। उसकी हिदायत पर उसने खत लिखा। हफ्ते के आखिर तक उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। लोजियल, जो अब अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा था, बोला, अब हमें हीरे की हार की जगह दूसरा लेना होगा। अगले दिन उस डब्बे को लेकर जिसमें हार रखा था उस ज्वेलर के पास गए जिसका नाम डब्बे में लिखा था। ज्वेलर ने अपने रजिस्टर चेक किए। यह हार मैंने फरोख्त नहीं किया मैडम, शायद इसका डब्बा सिर्फ मैंने मुहैया किया था। फिर वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर तक जाते रहे, अपनी यादाश्त के सहारे वैसा ही हार तलाश करते रहे, दिल में निदामत और ज़हनी अजियत का भारी बोझ लिए। बिलाखिर एक दुकान में उन्हें एक हार मिला जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो तलाश कर रहे थे। उसकी कीमत 40,000 फ्रांक थी। ज्वेलर ने उन्हें 36,000 में देने पर आमादगी जाहिर की। उन्होंने ज्वेलर से दरखास्त की कि वो उसे 3 दिन तक ना बेचे। लोजियल के पास 18,000 फ्रांक थे जो उसे उसके वालिद से वरासत में मिले थे। बाकी रकम उसने उधार लेने का फैसला किया। उसने किसी से 1000, किसी से 500, कहीं 5 लोई, कहीं 3 लोई। उसने सूदखोरों से मुआहदे किए, महंगे कर्जे लिए, अपनी पूरी जिंदगी की बाकी बरस गिरवी रख दिए। अब उसके सामने एक अंधेरी, तकलीफदा और तंगदस्ती से भरपूर जिंदगी का अक्स था। जिस्मानी महरूमियों और ज़हनी अजियतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। वो नया हार लेने गया और ज्वेलर की काउंटर पर 36,000 फ्रांक रख दिए। जब मैडम लोजियल ने वो हार वापस मैडम फारिस्टियर को दिया तो उसने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें इसे पहले वापस लाना चाहिए था। हो सकता है मुझे जरूरत पड़ती। जिस बात से मैडम लोजियल को खौफ था वो नहीं हुई। मैडम फारिस्टियर ने डब्बा खोलकर हार को चेक भी नहीं किया। अगर उसने फर्क जान लिया होता तो क्या सोचती, क्या कहती। मैडम लोजियल फिक्र फाका की ओलनाक जिंदगी गुजारने लगी। नौकरानी को फारिग कर दिया गया। उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ दिया और एक छोटी सी कोठरी में जा बसे जो मकान की छत के नीचे थी। अब वो घर के बारी बरकम कामों से आशना हुई। बावर्ची खाने की नफरत अंगेज जिम्मेदारियां, बर्तन धोना, सख्त बर्तनों और पतीलियों की तयों पर रगड़ रगड़ कर अपने नाजुक हाथ खराब करना, गंदे कपड़े, कमीज, सफाई के कपड़े धोना और उन्हें रस्सी पर सुखाने के लिए लटकाना, रोजाना सुबह को कूड़े की बाल्टी नीचे ले जाना, पानी लाना और हर मंजिल पर रुक कर सांस लेना अब उसका रोज का मामूल बन गया। अब वो गरीब औरतों की तरह कपड़े पहनकर बाजार जाती, फल वाले, करियाना वाले और कसाई के पास, बाजू में ठोकरी, पैसे बचाने के लिए झगड़ती, बहस करती, तजलील सहती। हर महीने कर्ज की किस्तें अदा करना होती। उसका शोहर शाम को किसी ताजिर के यहाँ काम करता। इस तरह उन्होंने 10 मुश्किल साल गुजार दिए। 10 साल बाद हर चीज अदा हो चुकी थी। सूद, सूद पर सूद और कर्ज देने वालों के तमाम मुतालबात। अब वो खूबसूरत मैडम लोजियल बूढ़ी नजर आने लगी थी। वो आम गरीब घरानों की सख्त, बदसूरत और जुरियो बरी औरतों जैसी हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए, दामन टेढ़े, आज सुरख और खुरदरे हो चुके थे। उसकी आवाज़ तेज और करख्त हो गई थी। लेकिन कभी कभार जब उसका शोहर दफ्तर में होता, वो खिड़की के पास बैठकर उस पुरानी रात को याद करती। वजारत के उस इशाइये को जहाँ वो निहायत हसीन और काबिल सताइश थी, जहाँ सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। वो सोचती अगर वो आर कभी ना खोया होता तो हालात मुख्तलिफ होते। वो सोचती ज़िंदगी कितनी अजीब है, कितनी गैर मुस्तकिल। कभी कभी एक मामूली बात पर बात कर देती है या बचा लेती है। एक इतवार जब वो पूरे हफ्ते की मुशक्कत के बाद सैर के लिए निकली, उसने अचानक एक औरत को देखा जो एक बच्चे को टहला रही थी। ये मैडम फारिस्टियर थी, अब भी जवान, अब भी खूबसूरत, अब भी पुरकशिश। मैडम लोजियल को एक झटका सा लगा। उसने दिली दिल में सोचा क्या उसे सलाम करे, फिर खुद ही जवाब दिया, हाँ ज़रूर। उसने सोचा अब जब कि सब कुछ अदा हो चुका है वो उसे सब कुछ बता देगी। वो नेकलेस का खो जाना, कर्जा लेना, परेशानियां झीलना, सब कुछ। वो उसके पास गई, उसे सलाम किया, मगर दूसरी औरत उसे पहचान ना सकी और हैरानी से बोली, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं पहचानती। शायद आप गलती कर रही है। नहीं, मैं गलती नहीं कर रही, मैं मैटल्डा लोजियल हूँ। उसकी सहेली चीख उठी, ओ मेरी बेचारी मैटल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। उसने कहा, हाँ पिछले कुछ साल बहुत सख्त गुजरे और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? तुम्हें याद है वो हीरों का हार जो तुमने वजारत के शाइये के लिए मुझे दिया था? उसने कहा, हाँ तो फिर?
मैठल्डा ने कहा वो मैं खो बैठी थी। क्या? मगर तुमने तो वापस कर दिया था। मैंने तुम्हें एक वैसा ही दूसरा हार वापस किया था और पिछले 10 साल से हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तुम जानती हो हमारे पास कुछ न था। खैर अब हमने सब अदा कर दिया है और मुझे इस बात की खुशी है। मैडम फॉरेस्टियर जरा रुक गई और हैरत से कहने लगी, तुम कह रही हो कि मेरे हार की जगह तुमने असली हीरे का हार खरीदा था? हाँ। तुमने कभी गौर नहीं किया? दोनों बहुत मिलते जुलते थे। और वो फखर और मासूम खुशी से मुस्कुरा दी। मैडम फॉरेस्टियर गहरे सदमे में उसके दोनों हाथ थाम कर बोली, ओ मेरी प्यारी दोस्त, मेरा हार तो नकली था। उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रांक थी। एक लम्हे को सब कुछ रुक गया। आवाज, सड़क, वक्त सब जैसे थम गए हो। मैठल्डा की दुनिया अंधेर हो गई थी। 10 साल की मेहनत सिर्फ एक गलतफहमी पर, कर्ज, मुशक्कत, कुर्बानी, सब कुछ एक नकली यार के बदले। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़ाहिरी शान और शौकत की प्यास इंसान को अंधे कुएं में धकेल सकती है। सच छुपाने का अंजाम खुद को धोखा देने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और कभी कभी एक नकली चीज हमारी हकीकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ये दिल दहलाने वाली और इबरत अंगेज कहानी थी आर दी नेकलेस, जिसे मशहूर फ्रांसीसी अफसाना निगार गाय दी मोपासांत ने 1884 में तहरीर किया। ये अफसाना आज भी दुनिया भर में कहानी सुनाने और सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता और जो सच होता है उसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।